नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम इस वक्त में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में है जिज्ञासा, और क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, देखेंगे पूरी खबर, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से, देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन। और आज खास तौर पर बात करेंगे कि G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने दुनिया को क्या पैगाम दिया है, साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति अब किस तरफ करवट ले रही है और नई सरकार के विकल्पों पर दोनों पक्षों में क्या कुछ चल रहा है। आज की हमारी जो खास चर्चा होगी वो होगी, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सेलेक्टिव होती है। इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी पर बड़े हाय तौबा मचते हैं, लेकिन उसके पहले चाहे युवा हों युवती हों, उनको उनके पोस्ट को लेकर के जो गिरफ्तार किया गया है उस पर बिल्कुल सभी की किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो ये बड़ा सवाल कि क्या इसको लेकर के सेलेक्टिव आउटरीच होता है, इस पर करेंगे चर्चा, देखेंगे और भी कई सवाल। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जर्मनी से संयुक्त अरब अमीरात रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किए भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े नायाब भेंट। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर निजी तौर पर व्यक्त करेंगे संवेदना। चुनाव आयोग के सामने आज पेश हो सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। खनन पट्टा आवंटन से जुड़ा हुआ है यह मामला। मई में आयोग ने सोरेन को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत नोटिस किया था जारी। महाराष्ट्र के सियासी गतिरोध के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 22 से लेकर 24 जून के बीच जारी सभी निर्देश और सरकारी प्रस्तावों का मांगा ब्यौरा। विपक्ष ने राज्यपाल से किया था दखल का अनुरोध। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कर रही हैं बैठक की अध्यक्षता। पिछली बैठक में वस्त्रों पर जीएसटी दरों में बदलाव का निर्णय टाल देने की गई थी सिफारिश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या के जिम्मेदार लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। मारे गए आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामले पर लंदन की अदालत में सुनवाई। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक में 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के घोटाले के आरोप। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और खबरों को देखेंगे विस्तार से, चर्चा करेंगे आज के एजेंडों पर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। फसल बीमा से अब सुरक्षित, आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हम राही
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर, पहले एजेंडे की तरफ। और आज का जो हमारा पहला एजेंडा है वो G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 सम्मेलन में दुनिया को संदेश। और जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर मजबूती से रखा भारत का पक्ष। पीएम मोदी ने कार्बन उत्सर्जन और जलवायु को लेकर भारत के रुख को किया साफ। भारत में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए दुनिया के सामने बड़ा अवसर, पीएम ने कहा। भारत ने कई लक्ष्य समय से पहले ही कर लिए हैं हासिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के जरिए 40% एनर्जी कैपेसिटी 9 साल पहले ही कर लिया हासिल। एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए पेट्रोल बनाने का लक्ष्य समय से 5 महीने पहले ही हासिल। भारत में दुनिया की कुल आबादी का है 17%, लेकिन कार्बन उत्सर्जन महज 5%। भारत के पास दुनिया का पहला सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट, और इसके साथ ही भारत का बड़ा रेलवे सिस्टम भी इस दशक में नेट जीरो उत्सर्जन करने वाला बन जाएगा। भारत की जीवन शैली में प्रकृति के साथ चलना, पौराणिक समय में हमने खूब खुशहाली देखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आजाद भारत पर्यावरण बचाने की प्रतिबद्धता के साथ दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था। पीएम ने G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं, जहां पर कि उनका कई कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात में भी है। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, सबसे पहले प्रधानमंत्री के G7 में संदेश की बात करें तो खास तौर पर पर्यावरण, ऊर्जा और पर्यावरण के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता है, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के, हरित ऊर्जा को लेकर के, अमीर देशों को काफी कुछ आईना दिखाने का काम किया पीएम ने। आईना भी दिखाया और डेवलपिंग कंट्रीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवाज भी बने इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दरअसल ये अक्सर ये आरोप लगाया जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर, कि आपका कार्बन उत्सर्जन ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के आपके कुछ कमिटमेंट्स नहीं हो रहे हैं और आपकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दरअसल ये बात डेवलप कंट्रीज भली भांति जानती है कि पिछले 100 साल के अंदर देखेंगे, जब क्रूड के दाम बहुत ही सस्ते हुआ करते थे, जब ये जो डेवलप कंट्रीज हैं पिछले 100 साल में जब ग्रो हुई थी, तो उन्होंने मैक्सिमम आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट को एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया, क्लाइमेट चेंज को कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह से खूब ज्यादा गति दी है। आज की तारीख में दुनिया भर में एक डिबेट चलती है कि क्या इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए या फिर एनवायरनमेंट को एक तरह से बढ़ावा दिया जाए, एनवायरनमेंट के अनुकूल एक तरह से लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को एक साथ लेकर के चला जा सकता है, और भारत में जो अपना एक लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भारत इन लक्ष्यों को हासिल भी कर पा रहा है। एक तरफ भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और दूसरी तरफ जहां तक ग्लोबल कमिटमेंट्स की बात आती है एनवायरनमेंट को लेकर के, तो भारत जैसा जो कमिटमेंट किसी भी देश ने नहीं किया, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज ने अभी तक नहीं किया है कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा। भारत के जो एनवायरनमेंट लक्ष्य बहुत इंक्लूसिव इन नेचर है। उजाला, जहाँ पे एलईडी बल्ब का वितरण किया जाना, जो कि 70-80 रुपए में आज की तारीख में बल्ब मिल रहा है, और वहीं उज्ज्वला योजना, जिसके माध्यम से हर गैस कनेक्ट जो पहले जो महिलाएं चूल्हा जलाया करती थी उनको एक तरह से गैस कनेक्शन देना, जिसकी वजह से कार्बन इंटेंसिटी को कम किया जा सके। तो ये लक्ष्य के साथ भारत चल रहा है कि कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो इंक्लूसिव इन नेचर हो। इसी बात पर एक तरह से फोकस रहा इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर, और जाहिर सी बात है आईना भी दिखाया और डेवलपिंग कंट्रीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवाज भी बने जहां तक एनवायरनमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने की बात है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन करना, तो एक तरह से जो काम डेवलप कंट्रीज को करना चाहिए उस रोल में भारत जैसा डेवलपिंग कंट्री बाहर निकल करके आ रहा है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा गठन करना, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक तरह से कोalition का एक तरह से आह्वान करना, तो ये जो तमाम लक्ष्य बताता है कि भारत का जो फोकस है बहुत ग्लोबल इन नेचर है एनवायरनमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा के अंदर। अरुण, थोड़ी सी बात हम इस मुद्दे पर भी करना चाहेंगे कि जर्मनी की यात्रा प्रधानमंत्री की बड़े कम अंतराल के बाद ये हुई है, लेकिन जिस तरह से जर्मनी में प्रधानमंत्री का, चाहे जर्मनी के लोगों के द्वारा स्पेशल बैंड के साथ स्वागत की बात की जाए, भारतीय समुदाय के साथ स्वागत की बात की जाए, प्रधानमंत्री का लगातार
इतने कम समय के बाद, जर्मनी जाने के बाद भी इस तरह का भव्य स्वागत दोनों तरफ से, जर्मन सरकार की तरफ से, भारतीय समुदाय की तरफ से, इससे क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ समझने को मिला? देखिए, जहां तक इस बार के हम लोग इंडियन डायस्पोरा इवेंट की बात करें तो इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री जर्मनी में गए थे तब भी उन पे डायस्पोरा इवेंट हुआ था। इस बार डायस्पोरा इवेंट में खास ये था कि जर्मनी के अलावा तो यूरोप के अलग अलग देशों में जो लोग रहते हैं, जो इंडियंस रहते हैं प्राइमरीली, वो भी यहाँ पर आए थे और बहुत ही मेगा इवेंट एक तरह से किया गया था। जिस तरह से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राइट फ्रॉम डे वन, जब एयरपोर्ट पे वो उतरे तो जर्मनी की पारंपरिक जो स्वागत होता है उसके लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाना ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जर्मन लीडरशिप के साथ पिछले महीने जब मिले थे उस समय पर प्रधानमंत्री ने एक बेहतरीन केमिस्ट्री डेवलप की थी जर्मन ऑफिशियल्स के साथ में, जर्मन बिजनेस कम्युनिटी के साथ में, जर्मन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में उनके इंटरेक्शंस रहे थे। तो एक अलग ही केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महीने पहले जब प्रधानमंत्री जर्मनी की यात्रा पर थे तब वो देखने को मिली थी। इस बार जब प्रधानमंत्री जर्मनी गए हैं तो जाहिर सी बात है G7 जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर वो पहुंचे हैं, जहां पर दुनिया की 7 बड़ी शक्तियों का आप कह सकते हैं इस मंच पर देखते हैं। और इतना ही नहीं, केवल जर्मनी ही नहीं, आप देखिए कि जब कोई भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के लिए जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स अंदर जाते हैं मंथन करने के लिए क्लोज डोर सेशंस में, तो उससे पहले इनफॉर्मल बातचीत होती है, इनफॉर्मल सेशंस होते हैं, फोटो ऑप्स के लिए तमाम वर्ल्ड लीडर्स बाहर निकल करके आते हैं। तो कल की जो सबसे वायरल पिक्चर हमने देखी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कैसे आते हैं और सबसे पहले इस इनफॉर्मल सेशन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। और केवल यूएस प्रेसिडेंट नहीं, कनेडियन लीडरशिप की बात कर लीजिए, फ्रेंच लीडरशिप की बात कर लीजिए, तो G7 की जो टॉप लीडरशिप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामने से मिलने के लिए आ रही थी। और ये इस वजह से हुआ कि भारत जिस तरह से एक डेवलप कंट्रीज के बराबर अपनी आवाजों को रख रहा है, जो ग्लोबल इश्यूज है उसको बड़े प्रमुखता से उजागर कर रहा है। दूसरी प्रोमिनेंट बात कि जब किसी देश का जो चैलेंजिंग टाइम्स होता है, बुरा वक्त होता है, प्रधानमंत्री वो पहले लीडर होते हैं जो किसी भी देश के लीडर को पर्सनली फोन कॉल करके उनसे संपर्क साधते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पर्सनल केमिस्ट्री के लिए, पर्सनल बॉन्डिंग के लिए, जो कि बायलैटरल रिलेशनशिप में, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में साफ झलकती है, जिसका हमने एक तरह से पिछले 2 दिन के अंदर जाहिर तौर पर देखा इन तमाम चीजों को। और पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लालचंद जी, तो जो तस्वीर हमने देखी वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। आपने तस्वीरों का जिक्र किया, एक तस्वीर की बहुत खास चर्चा है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति काफी दूर से चलते हुए आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढूंढकर उनसे हाथ मिलाते हैं। वो तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है अरुण। बिल्कुल, और ये पहली बार ऐसा ये नहीं हुआ है कि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो सामने से चल करके आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। इससे पहले जब जापान में प्रधानमंत्री गए थे पिछले महीने, तो पिछली बार अभी, तो उस समय पर भी हमने देखा कि जब क्वाड मीटिंग से पहले भी जो एक क्वाड इनिशिएटिव पर जो मीटिंग होती है, क्लोज डोर सेशंस होते हैं, उससे पहले भी इनफॉर्मल सेशंस हुए थे, इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई थी, फोटो ऑप्स हुए थे। वहां भी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सामने से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हैं। जापानीज लीडरशिप हो, ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप हो, वहां पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। और जिस तरह से अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन ही नहीं, इससे पहले जो यूएस लीडरशिप रही है, यानी कि आप बराक ओबामा को देख लीजिए, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री रही थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप देखिए, वो तो खुद अहमदाबाद भी आए थे, और जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यूएस में गए थे तो वहां भी उनकी केमिस्ट्री थी। तो भारत और यूएस की जो रिश्तों की अगर बात की जाए, या फिर भारत के जो अन्य जो ग्लोबल लीडर्स है उनके साथ उनके रिश्तों की बात की जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से पहले तरजीह देते हैं पर्सनल बॉन्डिंग को लेकर के, एक पर्सनल बॉन्ड वो एस्टैब्लिश करते हैं। और यही वजह है कि चाहे जो बाइडेन हो, चाहे फ्रेंच लीडरशिप हो, कनेडियन लीडरशिप हो, या इवन सेनेगल की टॉप लीडरशिप हो, तो तमाम लीडरशिप हो, चाहे डेवलपिंग हो या डेवलप कंट्रीज हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामने से बातचीत करने के लिए आते हैं। और चाहे चाय पे चर्चा करनी हो इनफॉर्मली, ये तमाम लीडर्स एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हैं। और क्यों ना हो लालचंद जी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर आप देखेंगे भारत ने डेवलपिंग कंट्रीज की आवाजों को एक तरह से मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर बखूबी से रखा है। दूसरा, कोविड पैंडेमिक के टाइम के अंदर जब तमाम देश केवल अपने अपने बारे में सोच रहे थे, भारत हर देश के बारे में सोच रहा था, दूसरे देशों को वैक्सीन मुहैया करा रहा था, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स मुहैया करा रहा था, और साथ ही साथ
इंटरनेशनल एजेंसी से, इंस्टीट्यूशन से ये आग्रह कर रहा था कि ये जो वैक्सीन को लेकर के जो हम लोग जो ट्रिप्स वेवर की बात जो करते हैं उसकी वकालत एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए थे कि जिससे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत बल्क में दुनिया भर को हो सके, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हो सके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन का हो सके, इस बात पर प्रधानमंत्री का फोकस रहा था। भारत की यही सारी भूमिका जो है उसने, और जिस तरह मजबूती से एक बार फिर से भारत ने G7 में अपनी बात रखी है, प्रधानमंत्री ने बात रखी है, वो निश्चित तौर पर विकासशील देशों की आवाज़ है, वो विकसित देशों को पैगाम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अरुण, और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ बात करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और नई सरकार बनाने के लिए दोनों कैंप क्या कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। चल भाई झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। This world is one of a kind, a world where life thrives, vibrant and enchanting, where there is so much to explore and discover. We have inherited this world to nurture, cherish and care for life, its myriad manifestations and everything that comes along. In our journey towards exploring the realm of possibilities, expanding our horizons, we must care to give back, replenish what we have taken. Energy transforms. So must we. To live in harmony with the force of life. The time has come for us to take a stand and find better ways for a better tomorrow. The difficult is possible. The impossible, just a little difficult. We at SECI have already taken a pledge to find different ways to harness the power of nature. We innovate technologies that are bringing about a new revolution. Our goal is to initiate a movement that benefits the nation and the world. Invigorate our partners, our stakeholders, to give our future generations a chance to embrace a renewed future. SECI. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त, और अब हम बढ़ते हैं अगले एजेंडे की तरफ। और हमारा अगला एजेंडा है महाराष्ट्र के महासंग्राम से जुड़ा हुआ, क्योंकि अब अगला दौर आ गया है और नई सरकार के विकल्पों पर मंथन, यानी कि महासंग्राम में अब नई सरकार के गठन को लेकर हलचल
चल रहा है महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी में सत्ता को लेकर एक हफ्ते से जारी संघर्ष के बीच अब दूसरी संभावनाओं पर भी चर्चा। कल बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे से चर्चा तेज हुई है। शिवसेना में फूट और राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए बीजेपी कोर कमेटी वेट एंड वॉच की भूमिका में। बीजेपी कह रही है, हमने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट से अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। शिंदे गुट से कोई प्रस्ताव आता है तो कोर कमेटी इस पर करेगी चर्चा। ये बीजेपी का कहना है, ये बीजेपी का रुख है। बीजेपी किसी भी शिवसेना विधायक को बागी नहीं मानती क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। लेकिन मीडिया खबरों के अनुसार फ्लोर टेस्ट के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है क्योंकि एमवीए गठबंधन को अपनी संख्या बल का अंदाजा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि फिर सरकार बचाने को लेकर क्यों एक्टिव हैं शरद पवार। और मीडिया खबरों की माने तो सीएम पद से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हो गए थे उद्धव ठाकरे दो बार, लेकिन शरद पवार ने रोका क्योंकि शरद पवार को भी क्या अपनी पार्टी में टूट का खतरा महसूस हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार के हालिया फैसले को लेकर इस बीच विपक्ष ने सवाल उठाया। पिछले हफ्ते जारी सरकारी आदेशों की समीक्षा की मांग कर रहे हैं विपक्षी दल और अब यह भी खबर आ गई है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इन फैसलों के बारे में जानकारी राज्य सरकार से मांगी है। इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से। योगेश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि मैं देख सकता हूं कि आप बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर संग्राम की बारिश है, राजनीतिक संग्राम की बारिश है, उससे किस तरह से निपटने की नीति दोनों कैंप अपना रही है? देखिए, जब से मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया है तब से गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से शिंदे गुट है जो कि शिवसेना बाला साहब के नाम से खुद को कह रहे हैं, उनको एक तरीके की राहत मिली है। और जो समय उनको मिला है उस समय के बीच में अगर यहाँ पे राजनीतिक उठापटक तेज हो जाए और कोई नई सरकार जो है उसकी रूपरेखा तैयार हो जाए तो मुझे लगता है उसमें कोई ताजुब नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी तैयारियां जो है अंदर खाने चल रही है। अगर आप पार्टी वाइज अगर बात करिए तो देखिए शिवसेना की तरफ से जो है, जैसा कि आपने भी सही कहा कि आंकड़ों में जो है उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है आंकड़ों में कहीं ना कहीं कम है और यही वजह है कि कई रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे एक्टिविटीज किए गए हैं जो कि संदेह पैदा करते हैं। जैसे आप देखिए तो उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगलो छोड़ दिया। दूसरा कि सरकार ने फटाफट जो है करोड़ों की योजनाओं को स्वीकृति दी है जिसको लेकर 167 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसके तहत राज्यपाल ने पूरा विवरण भी मांगा है। वो विवरण अभी दिया जाना बाकी है। इन सब चीजों के अलावा अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और एनसीपी जो कि घटक दल है वहां पे जो पिछले दिनों काफी बयान आ रहे थे वो बयान बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। कुल मिलाकर जो फर्दर स्ट्रेटजी है मुझे लगता है वो न्यायालय में अब अगली सुनवाई क्या होगी वो होगी, लेकिन क्योंकि न्यायालय ने जो फ्लोर टेस्ट है उस पर कुछ स्पष्ट जो है न्यायालय का कोई उस तरीके का अंतरिम आदेश जो कि चाह रहे थे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जो सरकार वो उनको नहीं मिल पाया, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है शिंदे ग्रुप जो है वो हो सकता है कि आज या कल हो सकता है कि राज्यपाल से मिले और सरकार से समर्थन वापस लेने की अपनी जो बात है वो कहीं कि ऑलरेडी उनके पास इतने नंबर्स हैं जिससे वो एंटी डिफेक्शन लॉ को बाईपास कर सकते हैं। तो ये जो है मोटा मोटी स्थिति है। इस बीच जो है दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको और भी दे दूं। पहला ये कि संजय राउत को आज यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं वहाँ पे पेश होना था लेकिन वो आए नहीं। 14 दिनों की मोहलत उन्होंने मांगी है। और दूसरा अपडेट ये है कि जो कैबिनेट की मीटिंग थी यहाँ पर 1 बजे के करीब 2 बजे के करीब कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी वो पोस्टपोन कर दी गई है और 5 बजे जो है कैबिनेट की मीटिंग जो है वो यहाँ पे होनी है। तो ये दो अपडेट है। बिल्कुल, ये 2 अपडेट हैं, लेकिन इसके साथ ही जो कुछ चर्चा है उस चर्चा की भी मैं चर्चा का जिक्र करना चाहूंगा योगेश। एक तो ये चर्चा है कि उद्धव ठाकरे ने 2 बार इस्तीफा देने का मन बना लिया था लेकिन शरद पवार ने रोका, और दूसरी चर्चा यह है कि शरद पवार को क्या खुद एनसीपी में टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शरद पवार ने इस तरह की कोशिश की है और उद्धव को वो इस्तीफा नहीं देने दे रहे हैं। इन खबरों में कितना दम है योगेश? देखिए शरद पवार जो हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे अगर महाराष्ट्र की बात की है, क्योंकि जब से सरकार बनी है कहा जा रहा था कि वो किंग मेकर हैं। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे रिसेंटली जो उन्होंने कुछ दिनों पहले जब वो फेसबुक के सोशल मीडिया के जरिए जो बात भी कर रहे थे मीडिया से, तब भी जो है वो मतलब आप देखेंगे तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि उनको मुख्यमंत्री पद का कोई मोह नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई जो है जिसको ऑब्सेशन बोलते हैं जिस तरीके से वो उनके अंदर जो है वो नहीं है।
अगर आप शरद पवार को देखेंगे तो देखिए एनसीपी के कई ऐसे नेता हैं जिनको सरकार के संरक्षण में एक तरीके का सपोर्ट मिल गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो न केवल अजीत पवार के ऊपर कई सारे मामले इरिगेशन स्कैम से लेकर कई सारे स्कैम चल रहे हैं, बल्कि अगर आप एनसीपी के अलग से नेता को देखें, अगर आप अनिल देशमुख को देख लीजिए जो कि गृह मंत्री थे, जो कि फिलहाल जेल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में, अगर आप नवाब मलिक को देख लीजिए जो कि जेल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में, इसके अलावा एनसीपी के कई सारे नेता हैं जिसपे ईडी का स्कैनर जो है वो अलग अलग एजेंसी के स्कैनर वो चल रहे हैं। तो सरकार से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जिस तरीके से एक क्लीन छवि लेकर सामने आए हैं, अगर आप उस मामले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा डर जो है एनसीपी को सता रहा है कि उनका क्या होगा। और यही वजह है कि अगर इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, चूंकि रिपोर्ट का कोई खंडन नहीं किया गया है अब तक, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट में एक तरीके की वास्तविकता दिखती है। सबसे ज्यादा घबराहट जो वो एनसीपी में है, क्योंकि जो उनको अम्ब्रेला मिला था उद्धव ठाकरे को सामने रखकर जिस तरीके से एनसीपी का पूरा काम चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उनको अड़ंगा आता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि उनमें ज्यादा घबराहट है और इसमें कोई ताजुब नहीं है, इसमें मुझे लगता है कोई अविश्वास भी नहीं होगा कि एनसीपी इस कोशिश में भरसक लगी हुई है। खुद शरद पवार ने पिछले दिनों बयान दिया था कि वो यूनाइटेड वो हर संभव कोशिश करेंगे कि सरकार बचे। इस तरीके का जो एग्रेसिव स्टेटमेंट है आप कांग्रेस की तरफ से नहीं देखेंगे, लेकिन एनसीपी की तरफ से जरूर इस तरीके के एग्रेसिव स्टेटमेंट आ रहे हैं। जी और चलते चलते जरा संक्षेप में ये बता दीजिए कि संजय राउत आज पेश नहीं हुए ईडी के सामने, क्या कारण बताया, किस आधार पर 14 दिन की मोहलत मांग ली? दो आधार जो है वो बनाया गया। पहला ये कि जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने मांगे थे प्रवर्तन निदेशालय ने, बेसिकली गोरेगांव में जमीन का जो पात्रा चौल था उसके रिडेवलपमेंट का पूरा मामला है, जो उससे दस्तावेज से जुड़े हुए जो कागज मांगे गए थे वो कागज उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल जो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे कागज हैं और नोटिस काफ़ी देर से दिया गया, इसलिए जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी एक साथ कलेक्ट करके यहाँ पे प्रोड्यूस करना मुश्किल है। एक तो ये कारण था, दूसरा ये था कि उनका पहले से एक जगह कमिटमेंट था अलीबाग में, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो ये दो चीज़ें दी गई है। उनके वकील जो है विकास वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने जब वो प्रवर्तन निदेशालय से बाहर निकले तो उन्होंने हम लोगों से बात भी की, उन्होंने कहा कि 14 दिनों की मोहलत जो है वो मांगी गई। अब यही देखना है कि अगला समन जो है संजय राउत को कब मिलता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए और मुंबई से सारे अपडेट देने के लिए। तो योगेश ने 2 अपडेट खास तौर पर हमें दिए कि एक तो संजय राउत ईडी के सामने पेश नहीं हुए, 14 दिनों की मोहलत मांगी, और दूसरी बात ये कि आज जो 2 बजे के आसपास वहाँ की कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित थी उसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहरहाल बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और आज अब हम रुख करेंगे अपने खास चर्चा की तरफ, और खास चर्चा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जो दोहरा मापदंड बार बार ये दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, उस पर करेंगे खास चर्चा। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। बाढ़ ने बचाई तबाही, गाँव में तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो,
कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। होंगे बच्चे स्वस्थ फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त में अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच पर दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले और देश की छवि खराब करने वाले ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा यह विरोध की आवाज बंद करने की साजिश। उधर एडिटर्स गिल्ड ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए जुबैर की रिहाई की मांग की है। लेफ्ट लिबरल ग्रुप में जो आक्रोश दिख रहा है वही आक्रोश महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जब ऐसा होता है तो क्यों नहीं। शरद पवार के खिलाफ एक पोस्ट को लेकर एक छात्र की महीनों पहले गिरफ्तारी हुई थी लेकिन कोई आवाज नहीं। बंबई हाईकोर्ट ने पूछा भी था कि एक ट्वीट को लेकर एक छात्र को कितने दिनों तक जेल में रख सकते हैं लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। पूरे मामले पर किसी तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। रंगकर्मी केतकी को महाराष्ट्र पुलिस ने एक पोस्ट के कारण 15 मई को गिरफ्तार किया था और केतकी पर क्या आरोप था, यही कि शरद पवार पर उन्होंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद से 40 दिनों के बाद हाईकोर्ट से केतकी को जमानत मिल पाई थी। लेकिन देखिए जरा कि नारी शक्ति को लेकर आवाज बुलंद करने वाली महिला एक्टिविस्ट पत्रकारों ने भी तब चुप रहना ही मुनासिब समझा था। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्या इनके अपने तर्क और अपने पैमाने हैं, ये बड़ा सवाल है इनके ऊपर। सेलेक्टिव फ्रीडम के कारण मीडिया में भी गुम हो जाती है केतकी और निखिल जैसे बच्चों की आवाज। मोदी सरकार के खिलाफ अनाप शनाप लिखने वालों के लिए दी जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच का तर्क, लेकिन धर्म विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले ग्रुप के लिए दी जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच का तर्क। और जब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसा कुछ होता है तो गुस्ताखी की सजा दी जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर आक्रोश या फिर ये पूरी तरह से सियासत और ये कैसा दोहरा मापदंड एजेंडाधारी क्या इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर चलते हैं अपने 3 मेहमानों के साथ। सबसे पहले वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार, और विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। अशोक, सबसे पहले ये क्यों बार बार ऐसा होता है, एजेंडाधारी की क्या ये राजनीति ये कम होने का नाम क्यों नहीं लेती। हम इस मुद्दे पर कई बार बात कर चुके हैं और एक बार फिर से वही नौबत आई है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी है लेकिन बाकी जगहों पर आप देखें तो इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। देखिए लालचंद, ऐसा है कि इस मामले में आप ये सोचे कि ये लोग खामोश हो जाएंगे तो ये नहीं, ये पूरा एक टूल किट है। और क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि बीते कई चुनावों से 2 लोकसभा चुनाव और देश भर में जो तमाम विधानसभा चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को, बीजेपी को विपक्ष इस वक्त जो है किसी भी तरह से परास्त नहीं कर पा रही। क्योंकि विपक्ष की स्थिति अपनी ये है कि विपक्ष के पास ना नीति है, ना उसके पास कोई नीयत है इस सरकार से लड़ने की, ना उसके पास कोई एजेंडा है। तो दरअसल ये विपक्ष क्या करता है, विपक्ष हर बार जो एजेंडाधारी जो जीव हैं, जो खास करके विदेशी जो पैसा आता है, चाहे वो एनजीओ वाले हों, ये कथित बुद्धि राक्षस हों या फिर जो कथित पत्रकार हैं जिनको विदेशों से फंडिंग होती है, ये विपक्ष दरअसल उनके पीठ पीछे जो है छुप करके वो वार करने में। तो विपक्ष की राजनीति की स्थिति है और इन लोगों को क्योंकि बाहर से फंडिंग होती है, पैसा मिलता है, तो इसलिए जाहिर सी बात है जिसको जिस चीज का पैसा मिल रहा है अगर वो वही नहीं करेगा तो फिर वो करेगा क्या। तो इसलिए उनको ये करना है। लेकिन ये देखिए पूरी तरह से डबल स्टैंडर्ड है। मैं हमेशा मानता हूं कि भारत में अगर आप बात करें मानवाधिकारों की बात करें या फिर यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, ये दरअसल सीधा सीधा एक एजेंडा है कि जब इसको निकालना हो, मतलब आपने हैट में जो एक खरगोश छिपा रखा है, जब आपको निकालना होता है इसको निकाल देंगे, जब होगा वैसे दबा के बैठ जाएंगे। अभी आपने केतकी चित्रे की बात की, महाराष्ट्र के एक छात्र की बात करी जो जिसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आपने साद अंसारी का नाम सुना है? मतलब यहां पर जितने लोग एजेंडाधारी जो कह रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर छाती पीट रहे हैं, वो साद अंसारी का ना उन्होंने नाम सुना होगा ना उनको पता होगा। साद अंसारी एक 18 साल का युवक है जिसने सिर्फ अपने फेसबुक पोस्ट पे यह लिख दिया था कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा। उसके बाद महाराष्ट्र में उनके घर के अंदर घुस करके कुछ लोग उनको घर से खींचते हैं, पिटाई करते हैं। बीते 18 दिन से सोचिए, वो साद अंसारी वो लड़का जो है जेल में है, उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है।
लेकिन मोहम्मद जुबैर की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है जरूर निकाल आती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है और आप इनको कितना बेनकाब कीजिए, ये दरअसल बेशर्म लोग हैं, ये इसी तरह की राजनीति करते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि इनको इसी बात का पैसा मिलता है, ये इसीलिए काम कर रहे हैं। लालचंद, और पैसा मिलता है, इस पैसे को लेकर के जो उगाही है, विदेशों में उगाही के मामले में भी ऐसे लोगों को पकड़ा गया। मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन हर्षवर्धन जी के पास जाऊं उससे पहले विजय जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं। विजय जी, आपके ऊपर यह सवाल सीधा सा, निखिल है, केतकी है, शाद अंसारी है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। राहुल गांधी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, लेकिन मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई। ये वही मोहम्मद जुबैर है जो एक व्यक्ति ने जो दाढ़ी काटने का आरोप लगाया था, झूठा आरोप लगाया था, उसमें भी ये मोहम्मद जुबैर बेनकाब हो चुका है। उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो राहुल गांधी फट से ट्वीट कर देते हैं, क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी तो सीधी बात कह रहे हैं आज देश में कि सरकार को इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर एक कानून बना देना चाहिए, जिससे कि जनता के सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए कि किस मामले में गिरफ्तारी होनी है, किस में नहीं। ये तो केंद्र सरकार की गलती है। ठीक है। उन परिस्थितियों में जब जनता आरोप लगाती है कि उनकी आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार गलत काम कर रही है, तो राहुल जी उस आवाज को उठाना जरूरी समझते हैं। क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की आज तक मोदी सरकार ने? आपके पॉइंट को मैंने समझा, कंट्रीज के दबाव में उसको पार्टी से बाहर विजय जी, आपके पॉइंट को मैंने समझा, लेकिन ये बताइए, और कह रहा हूं केवल जब भाजपा ने मान लिया कि नुपुर शर्मा दोषी है और उसके दूसरे प्रवक्ता दोषी हैं, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? पुलिस कार्रवाई कर रही है उनके ऊपर, जहां कहीं भी रिपोर्ट दर्ज कराएगी उसमें पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन आपने जो बात कही कि वो कहते हैं कानून बना दीजिए, तो लेकिन जब तक कानून नहीं बनाए तब तक क्या राहुल गांधी इसी तरह सेलेक्टिव ट्वीट करेंगे क्या, कि निखिल और केतकी के लिए नहीं करेंगे और मोहम्मद जुबैर के लिए करेंगे? देखिए, कई बार क्या है कि बड़े नेता किसी नजरिए को लेकर ज्यादा संवेदनाएं दिखा देते हैं, किसी को लेकर कम संवेदनाएं, क्योंकि कई बार संवेदना में फर्क है, पहुंच नहीं पाती कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज का विश्वास दिला सकता हूं कि राहुल गांधी जी किसी जाति विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी जाति विशेष के पैरोकार नहीं हैं। अच्छा। वो देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा। विजय जी, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, विजय जी सुनिए, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, अगर राहुल गांधी जी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इतने बड़े मसीहा हैं, या राहुल गांधी जी जो हैं किसी धर्म को, किसी जाति को लेकर के वो भेदभाव नहीं करते, तो इन्हीं राहुल गांधी जी ने कहा था कि मंदिरों में जाने वाले लोग जो है लड़कियां छेड़ते हैं। जरा ये किसी और मजहब के बारे में, किसी और धर्म स्थल के बारे में अगर उनमें हिम्मत है, साहस है, तो जरा कहकर दिखाएं कि उस धर्म स्थल में जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, जरा कह के दिखाएं। नहीं, उस समय राहुल गांधी जी को यह कहा गया था कि जो मंदिर जाने वाले लोग हैं उनमें कुछ असामाजिक तत्व, वो दूसरी जाति के भी हो सकते थे, वो घुस जाते हैं हर जगह हो सकते और हिंदुओं की बहन बेटियों को छेड़ते हैं। तो उन्होंने उस संदर्भ में कही थी। लेकिन आज चूंकि मीडिया मोदी सरकार के दबाव में हो, इसलिए उनकी हर बात का अनर्थ बनाकर पेश कर दिया जाता है समाज में। मीडिया पर ये भाजपा की आईटी सेल का खेल है, जिसका खामियाजा आईटी सेल आज की तारीख में सबके पास है, इसलिए सब अपनी अपनी बात रखते हैं। हर्षवर्धन जी के पास चलता हूं। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है, बड़े अभी तिल मिलाए हुए लोग हैं, एडिटर्स गिल्ड फर्रे लिख रहा है, चिट्ठियां लिख रहा है, नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी, यही है वो इकोसिस्टम जिसकी बार बार बात होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये जो लुटियन जोन का इकोसिस्टम है, उसी का ये रंग दिखाई पड़ता है, उसी में एडिटर्स गिल्ड भी शामिल हो रहा है और होता रहता है बार बार। देखिए, इस पर मैं सबसे पहली टिप्पणी तो यही करूंगा कि क्या मोहम्मद जुबैर पत्रकार है क्या? और अगर पत्रकार है, यही बड़ा सवाल है एडिटर्स गिल्ड पर। ऑल्ट न्यूज के पहले कहां काम किया, किस संस्थान में काम कर रहा था, कहां से उसने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, और कौन सी रिपोर्ट है जो किसी के ध्यान में आती? ये मुकुल सिन्हा के परिवार का, प्रतीक सिन्हा और उनकी मां दोनों हैं इसमें, उनके परिवार का एक, जिसको हम कहते हैं ना कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक एजेंडा प्लेटफॉर्म है। और इसे मैं थोड़ा सा दुर्भाग्य भी कहूंगा कि बहुत सी ऐसी जगहों पर जब गूगल ने भारत में फैक्ट चेकिंग शुरू की तो उसको ऑल्ट न्यूज मिल जाता है, और बाद में फैक्ट चेकिंग के नाम पर ये लोग पूरा एजेंडा चलाते हैं। और इनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह से ये संघ को, भाजपा को, सरकार को बदनाम करें, देश को कमजोर करना भी हो तो वो करते रहते हैं। अब सवाल यही है कि अगर वो पत्रकार नहीं है तो पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े हुए संगठन है, वो इस पर किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं? क्या वो ऐसे सामान्य नागरिक इस तरह का कोई हेट ट्वीट करे, हेट स्पीच करे, तो उसके पक्ष में कभी खड़े होते हैं क्या? नहीं खड़े होते।
दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, कई लोग कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। नूपुर शर्मा ने भी तो ऐसा ही बोला। नूपुर शर्मा ने जो कहा वो टीवी की बहस में उत्तेजना में आवेश में कहा गया शब्द था, और वो शब्द कोई ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से कहा। जो कहीं लिखा हुआ है उसको कोट किया, और जिसको उस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए था। बाद में नूपुर शर्मा ने माफी मांगी कि चूंकि हमारे आराध्य पर टिप्पणी हो रही थी इसलिए मैं आवेश में बोल गई, उसने माफी मांग ली। यहां जुबैर ने बाकायदा एक ट्वीट नहीं किया है। एक ट्वीट पर तो ये शिकायत आगे बढ़ी है, ऐसे ही होता है कोई मसला, लेकिन बाकायदा एक फेसबुक पेज बनाकर और सिर्फ हिंदू आराध्यों पर टिप्पणी की है जी। अगर इसके बाद भी कोई ये कह रहा है कि इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो दरअसल यही वो जहरीले लोग हैं जो समाज को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच विभाजन करा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ऐसी चीजें चलती रहे जिससे उनकी दुकान चलती रहे। उनको खतरा लग रहा है कि हो क्या दुकान बंद हो जाए। मैं आता हूं आपके पास। अशोक, क्या ये जिस तरह की बातें होती हैं, देखिए नूपुर शर्मा को लेकर के बात होती है, होनी चाहिए। नूपुर शर्मा ने गलत बयान दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन सवाल है ऐसे गलत बयानों की तो एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है। जाकिर नाइक का आप कोई भी स्पीच उठा करके देख लीजिए, दूसरे धर्म के अपमान के अलावा उसमें होता क्या है, लेकिन कभी कोई आवाज नहीं होती। लेकिन ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, ये ऐसी चीजों को क्या खाद पानी देने का काम करते हैं अशोक? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनका सबका एजेंडा हिंदुओं के प्रति, ये लोग इतने जहर से भरे हुए हैं, इतने नफरत से भरे हुए हैं। आप देखिए ना, असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के भाई का नूपुर शर्मा के बयान से कहीं पहले का एक भाषण जो है वायरल है, जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे मैंने किसका नाम ले दिया, मेरी जबान खराब हो गई, इनके पता नहीं हिंदू देवी देवताओं को कैसे कैसे नाम होते हैं, मजाक बना रहे हैं वो। तो वो असदुद्दीन ओवैसी नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, और उनकी गिरफ्तारी की मांग कोई नहीं करता। अब ये नूपुर शर्मा वाला मामला है, नूपुर शर्मा ने जो कुछ आवेश में जो कुछ कहा डिबेट में, वो इशू खत्म हो गया था, लेकिन उस इशू को किसने इंटरनेशनल इशू बनाया, किसने इस इशू को लेकर नफरत का एजेंडा खड़ा किया, ये वही मोहम्मद जुबैर था। मैंने कहा वो डिबेट जो है हुई, खत्म हो गई, लोगों को, बहुत सारे लोगों की जानकारी में भी नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आवेश में नूपुर शर्मा ने बोला और उन्होंने कहा कि मैंने अपने बयान वापस लिया, लेकिन उसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने जिस तरह से पूरी दुनिया में एक एजेंडा नफरत का फैलाया, वो सबसे बड़ी बात है। तो आप जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो ना, तो उसमें खुद गिरते हो। तब मोहम्मद जुबैर को एहसास नहीं था कि वो जो खेल रहे हैं उसमें खुद फंस जाएंगे। लेकिन मैंने कहा सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे सिपाही एक्टिव हैं जिन्होंने मोहम्मद जुबैर की पूरी जो है जन्म कुंडली खंगाल निकाली, और जैसा अभी हर्षवर्धन जी ने बताया कि वो हिंदुओं को गाली देने के लिए उन्होंने एक पेज बना रखा था, फेसबुक पेज, जो उन्होंने बाद में डिलीट किया, और उन्होंने दर्जनों पोस्ट ऐसे कर रही थी। अब वो जो गड्ढा उन्होंने तैयार किया उसमें गिर गए। अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा इसे मानते हैं, तो मैं कहता हूं कि शाद अंसारी के बारे में आवाज उठाइए। मतलब शरद पवार क्या इस देश में इतने बड़े मसीहा हो गए हैं कि शरद पवार का बिना नाम लिए उन पे इशारा करके कोई ट्वीट कर दे तो वो 40 दिन जेल में रहेगा, 40 दिन जेल में रहेगा। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का मजाक में मजाक आप बनाते रहो, वो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। ये डबल स्टैंडर्ड बंद होना चाहिए। विजय जी, कहिए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूं जी कि अगर ये जो जुबैर है हिंदुओं का दुश्मन है, इस हिंदुस्तान का दुश्मन है, जिसकी में रहता है, जिसकी रोटी खाता है और यहाँ के देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार को अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि किसी भी मजहब का अपमान कोई भी करेगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि जो न्याय का तराजू है सबके लिए एक बराबर रहे, चाहे वो जुबैर हो, चाहे वो नूपुर शर्मा हो। राहुल गांधी हम ना नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी चाहते हैं, ना हम किसी मुल्ले मौलवी की कोई गिरफ्तारी चाहते हैं। हमें चाहते हैं कानून के हिसाब से जो देशद्रोही है उसको फांसी पर लटका दो, और जो नहीं है उसको छोड़ दो। उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। राहुल गांधी भी यही चाहते हैं, और आने वाले समय में हम इस बात को साबित भी कर देंगे। चलिए हर्षवर्धन जी, आपसे एक टिप्पणी इस मुद्दे पर कि जो विपक्ष है, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो बार बार ऐसे मुद्दों को लेकर के आता है और कुछ ना कुछ उसको कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि वो ऐसी हवा खड़ी कर देते हैं, ऐसी कामयाबी भी ना मिले। इसके लिए क्या होना चाहिए हर्षवर्धन जी? आज सोशल मीडिया का जमाना है, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह के लोगों को इतनी भी कामयाबी ना मिले एजेंडा चलाने में?
देखिए, बहुत स्पष्ट है कि एक तो सरकार को सोशल मीडिया के नियमों को बहुत सख्त करना होगा और एक बराबर वो लागू हो, ये भी होते हुए दिखना चाहिए जी। जब नहीं लागू होता है तो बहुत से लोग अगर ऐसी टिप्पणियां करके निकल जाते हैं तो फिर दूसरे को एक साहस मिलता है, उसको कहें कि बहुत लगता है कि ठीक है हम भी कर देते हैं, थोड़ा फेमस हो जाएंगे, कुछ नाम हो जाएगा। और जो यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि क्या जो सार्वजनिक जगहों पर, बड़ी जगहों पर लोग बैठे हुए हैं, बड़ी जगहों पर मतलब सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, किसी टीवी चैनल में है, किसी अखबार में है, किसी जगह पर संपादक रहे, अब नहीं है लेकिन उनके फॉलोअर हैं, क्या ऐसे लोग लगातार झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है क्या? अगर ये कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इसको रोक लगाने में आसानी होगी। बिल्कुल, ये कार्रवाई होगी तभी ये रोक लगेगी। और वही सवाल, हाँ लालचंद, एक छोटी सी बात कर दो। विजय जी ने बहुत बढ़िया बात की कि जो इस तरह की बात करे उसको जेल में कर दो। तो विजय जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के करीब कुछ नहीं तो कांग्रेस के ही अपने 20-25 नेता जो है अंदर हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री, अगर शरद पवार को गाली देने के लिए आप 40 दिन तक जेल में रह सकते हैं, गाली देना नहीं, शरद पवार के खिलाफ लिखने के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो 80 गालियां दे चुके हैं, 80 गालियां दे चुके हैं कांग्रेस के नेता। तो फिर तो 40 से ज्यादा नेता जो मुस्लिम हो, नरेंद्र मोदी कि अगर इनके विजय जी, कानून का तराजू बराबरी से तोलिए। ये नहीं है कि मोहम्मद जुबैर के लिए राहुल गांधी ट्वीट करे, खेत की चितले पे खामोश हो जाए, और शाद मोहम्मद जो है अंसारी के लिए जो है राहुल गांधी नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हमारा आज का एजेंडा है कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका भी, हर्षवर्धन जी आपका भी, विजय जी आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन ये सवाल तो बिल्कुल बाकी है कि क्या एजेंडाधारी बार बार ऐसे मुद्दों पर राजनीति करते हैं? आगे भी ये सवाल हम पूछते ही रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहाँ तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त, और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर है चुनाव आयोग में हेमंत सोरेन की पेशी से जुड़ी हुई खबर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन चुनाव आयोग के सामने रख सकते हैं अपना जवाब। मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने ही नाम आवंटित करा दिए थे माइनिंग के पट्टे, ऐसा आरोप है। चुनाव आयोग ने इससे पहले भी 2 बार हेमंत सोरेन को अपना रुख रखने का दिया था समय। उधर झारखंड हाई कोर्ट में भी सीएम हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज मामले में चल रही है सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर माइनिंग लीज पर फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया था। हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए रांची के अनगढ़ा माइनिंग का पट्टा अपने नाम करने का आरोप है।
पिछले दिनों ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी इस मामले में दाखिल किया था और उस शपथ पत्र में कहा था कि सोरेन को खनन लीज देने में पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका, ये ईडी ने कहा था। इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से। दिवाकर, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर क्या कुछ खबर मिल पा रही है? क्या हेमंत सोरेन पेश हो रहे हैं, पेश हो चुके हैं और अपनी बात, अपना जवाब आज रखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो अनगढ़ा का माइनिंग लीज का मामला है, इस मामले में हेमंत सोरेन पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी तरफ से यह जो चुनाव आयोग को एक लिखित जवाब दाखिल किया गया था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अब उनके पास इस तरह का कोई माइनिंग लीज नहीं है। लेकिन इस मामले में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल के पास एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और उन्होंने कंप्लेन किया था, उसके बाद राज्यपाल ने इस पूरे मामले को चुनाव आयोग के पास रेफर किया था और चुनाव आयोग लगातार इस मामले में नजर रख रहा है और इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बार अपना पक्ष रखने को कहा था। हालांकि पहली बार उन्होंने अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए समय बढ़ाने की मांग चुनाव आयोग से की थी, उसमें चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और उसके बाद समय बढ़ा दी गई थी। बाद में जब दूसरी बार इस मामले में चुनाव आयोग के सामने हेमंत सोरेन को पक्ष रखना था तो इनके वकील जो थे उन्हें वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो इस वजह से वो जवाब नहीं दाखिल किया जा सका था जो 14 जून को किया जाना था। लेकिन उसके बाद फिर से चुनाव आयोग ने ये कहते हुए कहा था कि 28 जून की जो तारीख दी जा रही है ये आखिरी तारीख है और इसके बाद ये डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। और सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है, लेकिन उनके वकील आज चुनाव आयोग के पास पक्ष अपना रख सकते हैं। लेकिन कितना गंभीर और संगीन मामला है, इस जरिए हम समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो इस दौरान उन्हें एक खनन पट्टा जो है वो लीज पर दिया जाता है और ये पूरी तरीके से एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नजर आता है। तो उसके बाद जब ये मामला पूरी तरीके से मीडिया में छाया और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया, तो उसके बाद उन्होंने इस लीज को सरेंडर कर दिया। और लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से यह भी दलील दी गई है कि इससे उन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है। लेकिन चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर है और उसके बाद इस तरह के आरोप लगे हैं और उसके बाद ये मामला चुनाव आयोग के पाले में है, तो आज हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से चुनाव आयोग ये अपना पक्ष रखते हैं, चुनाव आयोग किस तरीके से इस पर अपनी दलील देती है और सुनवाई करती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार उनको भी जो ये कॉपी थी और उनको भी कहा गया था कि आप पूरे मामले का जो कागजात है वो चुनाव आयोग को मुहैया कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, जोड़ने के लिए, विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उनके वकील आज पेश हो सकते हैं और अपना जवाब रख सकते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम चर्चा करेंगे अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि शुरू होने वाली है इस साल की पवित्र अमरनाथ यात्रा। और ये यात्रा 2 साल बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल तक नहीं हो पाई थी अमरनाथ यात्रा। और इसके महत्व की बात करें तो अमरनाथ यात्रा धार्मिक दृष्टि के साथ ही कई मायनों में है बहुत अहम। और ये अहमियत इसलिए भी क्योंकि हिमालय और पीर पंजाल के पहाड़ों पर बसे लोगों को हर साल यात्रियों का होता है इंतजार। करीब 43 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी और इसमें करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की इस बार उम्मीद है। और इसका महत्व की बात करें तो धार्मिक के अलावा कश्मीर के टूरिज्म और अर्थव्यवस्था के लिहाज से यात्रा की है बहुत ही अहमियत। पिट्ठू, पालकी और घोड़े वाले जैसे करीब 25,000 लोगों के लिए ये यात्रा
साल भर की कमाई का जरिया बनती है। साथ ही 6000 टैक्सी चालक और जम्मू कश्मीर संभागों के पर्यटन कारोबारियों को भी इस यात्रा से लाभ मिलता है। क्या कुछ इसका जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महत्व है? जुड़ रही हैं संवाददाता हमारी रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रमा, आप लगातार कश्मीर की खबरों पर बड़ी पैनी नजर रखती हैं, नजदीक से नजर रखती हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो लोकल लोग हैं उनमें उत्साह की वजह, खास वजह क्या क्या है? देखिए लालचंद्र, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि इसका धार्मिक आध्यात्मिक से ज़्यादा महत्व जो है वो सामाजिक है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार से जुड़ा है। धार्मिक आध्यात्मिक महत्व और श्रद्धा तो है ही, रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन होते हैं और 3 लाख से ज़्यादा परिवार, लालचंद्र मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह के रोज़गार पर निर्भर होते हैं। और कई कम्युनिटीज़ तो ऐसी हैं जो अमरनाथ यात्रा से पहले कर्ज ले लेती हैं, अपने काम करती हैं और उनकी आशा होती है, उनकी उम्मीद होती है कि अमरनाथ यात्रा से जो इनकम होगी उससे वो इस कर्ज को उतारेंगे। तो एक रोजगार का और रोजगार के साथ साथ सामाजिक सहकार का एक बहुत बड़ा माध्यम ये यात्रा बनती है। अगर पर्यटन का बताएं, क्योंकि यात्री जो हैं अमरनाथ यात्रा जाते हैं उसके बाद वो जो जम्मू कश्मीर के अन्य भागों में भी घूमना चाहते हैं वहाँ पर भी जाते हैं। एक जो अनुमान लगाया गया है प्रशासन की तरफ से कि 2800 करोड़ का जो बिजनेस है पर्यटन की दृष्टि से वो इस बार जिस तरह से यात्री आ रहे हैं उनसे होने की संभावना है, जिस तरह से यात्रियों की आमद बताई जा रही है। तो आप अपने आप में देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक आर्थिक साधन है, चाहे पोनी वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसके अलावा जो होटल्स वाले हैं और जो भी पर्यटन से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन ये यात्रा होती है। और कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि जिनका जो, क्योंकि आप देखिए जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन के साथ स्थानीय लोग वहाँ पर अमरनाथ यात्रा कराने के लिए महीनों पहले से लग जाते हैं। चाहे वहाँ पर आधारभूत ढांचे के निर्माण की बात हो, इस बार जिस तरह से एक बड़ा आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है, इस बार की तैयारी अभूतपूर्व कई मायनों में कही जा सकती है। चाहे रोड वाइडनिंग की बात हो, चाहे जो रास्ते भर हैं, जो पूरे रास्ते हैं उनमें प्रकाश की बात हो, वाईफाई की बात हो या फिर कनेक्टिविटी की बात हो, तो उसके लिए सरकार ने जो प्रबंध किए हैं उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार काफी बड़ी संख्या में मिला है। अगर हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे इतर भी देखते हैं तो अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोजगार का और जो सामाजिक सहकार का साधन ये यात्रा बनती है और कश्मीरियत की निशानी से कहा जाता है। बिल्कुल, आगे भी इस यात्रा पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आज समय की कमी है, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमरनाथ यात्रा का बहुत महत्व है स्थानीय लोगों के लिए और आगे भी इससे जुड़ी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त आप देख पाएंगे इस वक्त। तो डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।